हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस लेक्चर में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एक इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है किसी भी एग्जामिनेशन में, जेई हो या नीट हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो। तो हमें सबसे पहले यही जानना है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है in which carbon is doubly bonded to oxygen। मीन्स कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें इस टाइप का फंक्शन ग्रुप हो, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। बाकी हमें पता है कि कार्बन की जो है 4 कोवेलेंसी होती है, मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी होती है। अगर 2 ऑक्सीजन से जुड़ गए बॉन्ड तो 2 कहीं और जुड़ सकते हैं, वो आपके कुछ और सब्स्टिट्यूएंट वहां पे लगे हुए हो सकते हैं। बट अगर कोई भी कंपाउंड जिसके फंक्शनल ग्रुप में सीओ ग्रुप है, सी डबल ओ ग्रुप है, सी और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डेड है, तो हम उसको कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे और उस कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे कॉमन जो है, अगर इस रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी है तो इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर इस रिप्रेजेंटेशन में कोई है तो कीटोन बोलेंगे। यहाँ पर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर रिप्रेजेंट कर रहा है कोई एक एल्काइल ग्रुप, राइट। यहाँ पर कार्बन के दोनों साइड में 2 एल्काइल ग्रुप, 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर एक साइड आर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हो, दूसरी साइड कोई और ग्रुप लगा हो, देन ऑल्सो इट विल बी टर्म्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, दिस जी एच और आर के अलावा कुछ और हो सकता है। जी कैन बी ओ एच, या ये हो सकता है NH2, या ये हेलोजन हो सकता है, या और भी कुछ ओ आर हो सकता है, एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट ऑफ दिस जी ग्रुप, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स और भी ड्राइव किए जा सकते हैं। जैसे OH लगा है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, राइट। सिमिलरली अगर NH2 लगा है तो इसको अमाइड बोलते हैं, और X लगा है तो एसाइल हैलाइड बोलते हैं, राइट, एल्कोनिल क्लोराइड। तो बेसिकली कहना ये है कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड है, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से डबली बॉन्डेड है, तो उन सारे कंपाउंड्स को कलेक्टिवली हम लोग कार्बनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है उसको स्टडी करेंगे कि कौन सी रिएक्शन जो है कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, उसकी क्या क्या मैकेनिज्म हो सकती हैं, और अलग अलग टाइप का किस टाइप के क्वेश्चंस उस पर बन सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम लोग करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, स्पेशली एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketone is nucleophilic addition। ऐसा क्यों है? ये जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो रही है इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इट मींस न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैच हो जाएगा। ये क्यों हो रही है? इट इज ड्यू टू पोलर करेक्टर ऑफ कार्बोनिल।
कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इन विच कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से एक फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। कोई भी नेगेटिव आने वाला ग्रुप कार्बन पे अटैक कर सकता है और कोई भी पॉजिटिवली चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है। सबसे जो जनरल रिएक्शन है हमारी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, उसको हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो लेट्स से ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और कोई एक न्यूक्लियोफाइल है एच न्यू, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ चला गया और जो हाइड्रोजन है वो आपका ऑक्सीजन के पास चला। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है इसमें, HNU और NU माइनस will attack over him. इस एरो का मतलब है कि ये रिवर्सल स्टेप होता है। जब ये अटैक करेगा तो कार्बन का ये ऑक्सीजन के साथ वाला बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो जाएगा। देन अगले स्टेप में आप H+ ऐड करके इस टाइप से ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस आपका एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम दोनों में हो सकता है, जो कि हम थोड़ी देर बाद इसको समझेंगे। अच्छा, अगर हमें यही चीज समझनी है कि इसका रेट एल्डिहाइड में ज्यादा होगा या कीटोन में ज्यादा होगा, इन विच केस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस इन अ फास्टर वे, तो देखते हैं हम किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लेट्स से कोई एल्डिहाइड है, जनरल कोई भी एल्डिहाइड को हम लोग यूं डिनोट कर सकते हैं। देखिए आप इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल को आना है तो इस टाइप से अटैक करेगा, ये कार्बन पे अटैक करना है क्योंकि कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मेरे को कीटोन के केस में अटैक करवाना है तो एक फैक्टर तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन स्मॉल साइज का होता है। स्मॉल साइज का होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा आपका, ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है, जहां से भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हाइड्रोजन जो है छोटा इस साइज में होने की वजह से कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। बट इन दिस केस R डैश एज कंपेयर टू H, कोई भी अल्काइल ग्रुप जो होगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि कीटोन के केस में एक ऐसा फैक्टर आ रहा है जो उसकी रेट को कम करेगा, और वो फैक्टर क्या है, स्टेरिक फैक्टर। इसके अलावा कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से अटैक होगा, है ना। चार्ज अगर जितना ज्यादा होगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल उतने आसानी से अटैक करेगा। लेट्स सी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम लोग देखते हैं कि एल्डिहाइड में क्या है। एल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आ रहा है इस R की वजह से, इट विल प्रोवाइड प्लस आई इफेक्ट। ओके, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट आएगा इसकी वजह से। बट इन द केस ऑफ कीटोन, दो अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, और इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर जो जनरेट होने वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो रही है किसी भी कार्बन पे, तो उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने की रेट या होने की जो भी इंटेंसिटी है वो भी, या जो भी टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो कंसीडरिंग दी बोथ द फैक्टर स्टेरिक एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर,
एल्डिहाइड विल शो फास्टर रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, लिख लेते हैं हम. बोथ फैक्टर electronic as well steric supports faster rate of nucleophilic addition in aldehyde. राइट. तो अगर कभी भी कंपेयर किया जाए, आपको 3-4 दे दिए जाए मॉलिक्यूल्स और उसमें कुछ एल्डिहाइड हो तो कुछ कीटोन हो, तो एल्डिहाइड्स जितने भी होंगे उन सबका रेट जो है वो कीटोन वालों से ज्यादा होगा. देन फिर कीटोन में अगर हमें कंपेयर करना है तो कीटोन में उसका ज्यादा होगा जिसमें लेस बल्की और एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, या उसका कम होगा जिसमें बल्की एल्काइल ग्रुप लगे होंगे. ठीक है. अगर हम एल्डिहाइड में ही बात करें तो एल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल बोलते हैं. उसमें क्या होता है, एल्काइल ग्रुप तो रहता नहीं है, दोनों साइड हाइड्रोजन होते हैं. उसका फॉर्मूला होता है HCHO. तो HCHO जो है वो फास्टेस्ट रेट शो करेगा. क्यों? क्योंकि उसमें तो HCHO, यही लिख लेते हैं हम लोग ये पॉइंट, HCHO will show fastest rate towards nucleophilic addition. सेम रीजन है बेटा ऊपर के जैसे कि यहाँ पर जो H और R है, यहाँ पे R है आपका एल्डिहाइड के केस में, यहाँ 2 R हैं. HCHO को अगर हम ओपन करके देखें तो HCHO यूं रहेगा कुछ, यहाँ पर एक भी R प्रेजेंट नहीं है, दोनों ही हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन विल सो negligible steric hindrance, right? That is why HCHO among all the carbonyl compounds, अगर हम अभी कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इन दो लोगों की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन. among all the aldehyde and ketones, HCHO in general will show the fastest nucleophilic addition. ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हम इसके आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे कार्बोनिल में, एल्डोल, कैनिजारो, देन बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो समटाइम्स ऐसा होगा कि न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन होगा कि वो किस पर अटैक करे. ठीक है. एक गिवन कंटेनर में जो सोल्यूशन होगा उसमें मोर देन 1 पोजीशंस होंगी जहां पर अटैक किया जा सकता है. अगर HCHO है तो अटैक न्यूक्लियोफाइल का HCHO पे होने वाला है. राइट. अच्छा, अगर आपसे ऐसे कंपेयर करवाए कि जैसे मैंने ये बोल दिया RCHO मतलब एल्काइल हैलाइड और बेंजल्डिहाइड. अगर बेंजल्डिहाइड है और एल्काइल हैलाइड है तो इन दोनों में किसका ज्यादा फास्ट रेट होगा? सी, तो दोनों में एक साइड तो हाइड्रोजन है, एक साइड इधर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है. एक साइड तो सेम बात है बेटा, एक साइड यहाँ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ बेंजीन फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है. बट यहाँ पर देखें कि R जो है, R इस C के साथ एक तो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकता है और पार्शली वो थोड़ा हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है. इन दो इफेक्ट की वजह से उस कार्बन पे डेवलप होने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा. अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा तो न्यूक्लियोफाइल का आने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी. बट अगर हम इस वाले केस में देखें, फिनाइल ग्रुप जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट करने की कोशिश करेगा. राइट. यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की साइड जाएंगे. क्यों बाहर की साइड जाएंगे? क्योंकि ये CO ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन कार्बन C बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की टेंडेंसी CO की तरफ होगी क्योंकि ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कंजुगेशन में भी है. तो ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो इसके कंपेरिजन में कम होगा. तो एल्काइल हैलाइड से हमेशा रेट कम होगा एराइल हैलाइड का.
राइट। ये वाला पॉइंट भी देख लिया अपन ने कि अल्काइल हैलाइड और अगर इनकी बात आए तो क्या होगा। रेट हम लोग देखें बेटा, यहाँ पर अभी ये पूरा जो टॉपिक था, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जाना थोड़ा सा, देन हमने रेट को कंपेयर किया, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपसे बोर्ड नीट कहीं पर भी अगर 4 कंपाउंड दे दें, है ना, और पूछे कि कौन सा किसके केस में ज्यादा फास्ट होगा रेट, तो हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये 3 कंपाउंड हमको दिए हुए हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट तो सेम दिख रहा है हमको, ठीक है, बट एक एक ग्रुप यहाँ पर अलग दिख रहा है। पहले वाले केस में यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसमें मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। अब आपसे इन तीनों में पूछा जाए कि किस केस में रेट ज्यादा होगा, फर्स्ट में ज्यादा होगा, 2 में ज्यादा होगा, 3 में ज्यादा होगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा एक ही बेटा मेथड है। अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो एल्डिहाइड का ज्यादा होगा कीटोन से। एल्डिहाइड में अगर एल्काइल हैलाइड है और एराइल हैलाइड है तो एल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा, और अगर एल्काइल हैलाइड में भी HCHO आ गया तो HCHO का सबसे ज्यादा होगा। बट अगर हमें सारे ही ऐसे एराइल हैलाइड दे दिए जाएं तो इस केस में हमारा क्या होगा, ठीक। अगर सारे हमको एराइल हैलाइड दे दिए जाएं तो कैसा होगा। तो हमें जो भी ग्रुप लगे हुए हैं, अटैच ग्रुप लगे हुए हैं, हमें देखना है कि जो अटैच्ड ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में OMe है, इसमें NO2 है, उनका यहाँ पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इस कार्बन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि अटैक तो यहीं पर होना है, अटैक तो CO पे ही होना है, CO के कार्बन पे होना है अटैक न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो अगर अटैक वहां पे होना है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट इन अ सेंस कि वहां का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे OMe है, OMe CHO के साथ पैरा पोजिशन पे अटैच्ड है विद रिस्पेक्ट टू CHO, तो OMe विल शो इट्स प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट की वजह से वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है OMe हैविंग, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर की को यूज करके, वो लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करके वो इस कार्बन के पास जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था उस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। अगर ये OMe अपने लोन पेयर देके कंजुगेशन के थ्रू या मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस कर देगा, तो फिर न्यूक्लियोफाइल वहां आके अटैक क्यों करेगा। न्यूक्लियोफाइल तो वहां अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा हो, है ना। अगर वही हम NO2 के केस में देखें, NO2 जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, और ये भी पैरा पोजीशन पे अटैच्ड है। पैरा पोजीशन पे अटैच होने की वजह से NO2 क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। NO2 एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है और वो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जो ये कार्बन लगा हुआ है हमारा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा डेवलप होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा डेवलप होगा तो इस पे अटैक सबसे आसानी से हो जाएगा। बट अगर हम पहला कंपाउंड देखें तो इसमें ना ही कोई ग्रुप ऐसा लगा हुआ है जिससे इफेक्ट कम हो रहा है और जिससे इफेक्ट बढ़ रहा हो, है ना, क्योंकि इतना वाला पार्ट तो तीनों में सेम है। तो रिलेटिवली जो इफेक्ट एक्स्ट्रा हो रहा है वो है OMe, यहाँ पर NO। तो जो रेट आना चाहिए इसमें, रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, सबसे ज्यादा आएगा थर्ड, देन आना चाहिए बेटा 1, और उसके बाद आएगा थर्ड सेकेंड। ये होगा हमारा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये हमारा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। अच्छा,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम आसानी से इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म, कि कैसे मैकेनिज्म होती है। जैसा हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैकेनिज्म इसकी एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है और बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है, मतलब एसिड कैटलाइज्ड भी हो सकता है, बेस कैटलाइज्ड भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग एसिड कैटलाइज्ड देख लेते हैं। एसिड कैटलाइज्ड देख लेते हैं हम लोग, कैसे होता है एसिड कैटलाइज्ड मीडियम में क्या होगा। तो कोई भी एसिड कैटलाइज्ड मीडियम में अगर हमको कार्बोनिल दिया गया है तो सबसे पहला स्टेप उसमें होगा कि जो H प्लस है विच इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट, रिएक्शन यहां से स्टार्ट। लोन पेयर जो होगा ऑक्सीजन का, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा COH पॉजिटिव, राइट। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, राइट, तो ये और तेजी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कार्बन पे। जो भी डेवलप पहले पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, अब उससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा कार्बन के ऊपर। तो इस कार्बन के ऊपर जो भी पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी है वो बढ़ गई। तो अब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर सकता है। एसिडिक मीडियम है, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे NU माइनस नहीं ले रहे, क्योंकि NU माइनस एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, वो NuH के जैसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। तो NU यहाँ पे अटैक करेगा, इट विल बिकम NU और यहाँ से डबल बॉन्ड आगे जाएगा। तो ऑक्सीजन को तो का जो पॉजिटिव चार्ज था उससे निजात हो गया, बट NuH इसको पॉजिटिव। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो फाइनली वो निकलेगा, है ना, मतलब कंज्यूम नहीं होता। किसी एक स्टेप में अगर वो कंज्यूम हो भी रहा है तो कोई एक ऐसा स्टेप आएगा जिसमें वो रीजनरेट हो रहा होगा। फाइनली हमने जो H प्लस यहाँ पर लिया था वो H प्लस हमारा रिमूव निकल जाएगा, NU और यहाँ पर ये हो जाएगा OH। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट माइनस H प्लस हो गया, माइनस H प्लस निकल गया। तो कैटलिस्ट जो हमने यूज किया था वो निकल गया। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम इसको एक ही स्टेप में दिखाना चाहें तो एक, मतलब अगर सबको कंबाइन करके दिखाना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, HNU अगर मेरे को बस एक रिप्रेजेंट करना है कोई भी रिएक्शन की एसिडिक मीडियम में कैसी है, तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप से हो रही है उसमें। बट जरूरी नहीं है कि जो एसिड कैटलाइज्ड है वहां पे हमेशा H प्लस है तो ही काम करेगा। कोई भी ऐसा एटम हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। इन जनरल कोई मेटल्स भी, बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी को शो करते हैं, ठीक है। ये मेटल Na प्लस नहीं हो सकता, ये मेटल K प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग, उनका बहुत हाई मेटेलिक करेक्टर होता है और वो पॉजिटिव चार्ज लेके ही वो काफी खुश होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जिनके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे बिहेव करते हैं या लुईस एसिड के जैसे बिहेव करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि H प्लस हो, कोई और अगर आपके पास लुईस एसिड है ना, लुईस एसिड कोई भी होना चाहिए हमारे पास, या M प्लस है, कोई भी M+N और एनी लुईस एसिड, तो वहां से भी रिएक्शन इनिशिएट हो सकता है। पहला स्टेप उस केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन उस मेटल के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। ये लुईस एसिड होगा तो लुईस एसिड के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये लोन पेयर फिर उस मेटल को या लुईस एसिड के साथ अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जो कि अगेन रेट ऑफ एडिशन को बढ़ाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एसिड कैटलाइज्ड। अभी हम लोग देख लेते हैं बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन।
बेस कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड में फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो भी हमारा लुईस एसिड है या M+ है या फिर H+ है, वो जाके पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है, उसमें डायरेक्ट अटैक नहीं करवाना है, क्योंकि उस केस में एसिड कैटलाइज के केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो काइंड ऑफ ओबीडियंट है या हाईली रिएक्टिव नहीं है बेटा, क्योंकि वो तो न्यूट्रल स्टेट में, तो वो इतने आसानी से कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर उसको अटैक करवाना है तो हमें इस कार्बन की इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब उसके पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तब जाके ये अटैक कर पाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने का तरीका है कि ऑक्सीजन को प्रेशर में लाओ। ऑक्सीजन को जब प्रेशर में लाओगे आप, मतलब उसको टेंशन में लाओगे, तो फिर वो कार्बन को टेंशन देगा, राइट। तो वो कार्बन को टेंशन देगा। बेस कैटलाइज्ड में क्या होगा, सबसे पहला काम तो ये कि अगर आपने HNU लिया हुआ है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम OH- ले रहे हैं। उस बेस के साथ रिएक्ट करेगा और उसको वो न्यूक्लियोफाइल में, पोटेंट न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेगा। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल विल इज मोर रिएक्टिव बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज। ये न्यूट्रल नहीं है, तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये बड़े आसानी से रिएक्ट करेगा। अब ये इंतजार नहीं करेगा कि पहले ऑक्सीजन इसको प्रेशर में डाले या उसको टेंशन दे कार्बन को, तो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज एम्पलीफाई हो और देन जाके हम अटैक करें। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ काफी कॉम्पिटेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल खुद ही अटैक कर देगा। और ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड खुलेगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। इसके बाद पानी हमारे पास प्रेजेंट था, तो उस पानी से O- H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगी और हमको OH- जो कि हमारे इनिशियली जो कंज्यूम होती हुई दिख रही थी, दोबारा रीजनरेट होगी। इसलिए इसको हम बेस कैटलाइज्ड बोल रहे हैं। बेस हमारा इनिशियली कंज्यूम हो रहा है और फाइनली कैसे इसने रेट बढ़ाया, इसने इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया। पहले ये न्यूट्रल था, इस न्यूट्रल को इसने आयनिक फॉर्म में लेके आ गया, उसके ऊपर चार्ज फॉर्म में लेके आ गया, जो कि और आसानी से अब रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर वो नेगेटिवली चार्ज है। चार्ज होने की वजह से वो कोशिश करेगा कि अपने उस चार्ज को सप्रेस करे या उस चार्ज को खत्म करे, ठीक है। तो इसने इस न्यूक्लियोफाइल की एक्टिविटी बढ़ाई। एसिड कैटलाइज्ड में क्या हुआ था, सबस्ट्रेट को उसने एल्डिहाइड या कीटोन की एक्टिविटी को बढ़ाया। इसने क्या किया है, इसने न्यूक्लियोफाइल की एक्टिविटी को बढ़ाया, ठीक है। तो पहला स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी फाइनल प्रोडक्ट तो दोनों के केस में हमको अभी तक सेम ही मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और हम समझ लेते हैं कि जो भी यहाँ अटैक हो रहा है, लेट्स से कि एल्डिहाइड है ये, एल्डिहाइड के केस में है ना, HNU का अटैक अगर हो रहा है, तो अगर हम देखें अब क्या हो रहा है, यहाँ पे NU आया, H है हमारे पास और OH आया, ठीक है। मैं एक ऐसे ही अभी इसको स्टीरियोकेमिकली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर हम देखें तो इस कार्बन के पास जो भी अटैच ग्रुप हैं, अगर ये चारों अटैच्ड ग्रुप डिफरेंट है, राइट, अगर ये चारों अटैच ग्रुप डिफरेंट है तो ये कायरल कार्बन होगा। कहना मैं क्या चाह रहा हूं कि जो ये हमारा शुरू में कार्बन था, ये sp2 हाइब्रिडाइज था। इसका मतलब है प्लेनर था। प्लेनर था तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल इट कैन कम फ्रॉम दी एबव और वो नीचे से भी आके अटैक कर सकता है। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो एक हमें डिफरेंट आइसोमर मिलेगा, और अगर वो बिलो दी प्लेन अटैक करेगा तो एक डिफरेंट आइसोमर मिलेगा, गिवन कंडीशन कि हमारा फाइनली चारों ग्रुप जो अटैच्ड है वो डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, ऊपर से अटैक करने की कंडीशन प्लेन प्लेन मॉलिक्यूल में, और नीचे से अटैक करने की कंडीशन, दोनों के चांस जो है 50-50%। अगर 50-50% हमारे दो आइसोमर्स बन रहे हैं, इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ इनान्सियोमर्स बोलते हैं,
जिसको, तो उसको हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इस केस में हमें जो जनरेट होगा रेसमिक मिक्सचर जनरेट होगा। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनांशियोमर्स। क्यों इक्विमोलर है यहाँ पर? रीजन मैंने बताया, क्योंकि ऊपर से अटैक करने की टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल की और बिलो दी प्लेन अटैक करने की टेंडेंसी सेम है। आप कहोगे कि सर सामने से अटैक क्यों नहीं कर दे रहा? भाई सामने से अटैक नहीं कर पाएगा, लोन पेयर रहेंगे, ठीक है, यहाँ से भी स्टेरिक हिंड्रेंस। जब ऊपर से उसको अटैक करने का चांस मिल रहा है, जिस केस में हमारी कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और अगर हम उसको देखें क्वांटम मैकेनिक्स से, तो भी वो वहीं से सपोर्ट करता है। कैसे करता है वो मैं बताता हूँ अभी। जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होता है वो बेसिकली 107 डिग्री सेल्सियस का एंगल बनाता है कार्बन के साथ, और जब ये इस एंगल से अटैक करता है कार्बन पे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ट्रांजिशन स्टेट की, वो मिनिमम पाई गई। तो सबसे ज्यादा फेवरेबल केस होता है अगर वो 107 डिग्री सेल्सियस से अटैक करता है। इट मीन्स कि एकदम ऊपर से अटैक नहीं कर रहा है, वो कुछ इस टाइप से आ रहा है या इस टाइप से आ रहा है, जो कि कार्बन के साथ 107 डिग्री सेल्सियस का एंगल बनाता है। तो ऊपर से आके 107 का बना सकता है, नीचे से आके 107 का बना सकता है। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो मिनिमम होती है, ठीक है। तो ये कंसिडर करते हुए अगर हम देखें, उस ट्रेजेक्ट्री को हम लोग एक नाम देते हैं जो कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, हमें वो जानना नहीं है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, और दोनों केस में हमारी जो चांसेस है 50-50% है। और 50-50% होने की वजह से अगर ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना रहा है, तो दो ऑप्टिकली एक्टिव बनाएगा बेसिकली। दो आइसोमर जनरेट होंगे, ऊपर से अटैक होने की वजह से, नीचे से अटैक होने की वजह से। और जो हमारा मिक्सचर होगा, कंप्लीट जो मिक्सचर होगा, वो फाइनली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। और जो ये अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, वो 107 डिग्री सेल्सियस से होता है, ठीक है। जब इस 160 डिग्री सेल्सियस से होता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी मिनिमम होती है। जब 160 डिग्री सेल्सियस से तुम्हारा जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, उससे 160 डिग्री सेल्सियस बनाता हुआ आता है, ऊपर की साइड से ले लो, या ठीक है इस टाइप से ले लो आप। जैसे पेंसिल दिख रही है आपको, अगर तो अगर ये इस पे इसको अटैक करना है, अगर इसको हम कार्बोनिल मान रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, तो उसके साथ 160 डिग्री सेल्सियस का एंगल ऊपर से भी बना सकता है और वो बिलो दी प्लेन भी बना सकता है, ठीक है। तो जब उस टाइप का बना रहा होता है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक। तो अभी के इस वीडियो में हम लोगों ने ये दो इंपॉर्टेंट बातें जानी, एक स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट जाना, है ना, और एक दूसरी चीज हमने जानी वो थी कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है हमारी कार्बोनिल कंपाउंड। तो अभी के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही समझेंगे। जो भी हमें आगे है कि इसमें आप अब जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस हो सकता है, CN माइनस हो सकता है, ठीक है, R माइनस हो सकता है, H माइनस हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, अगर एसिड कैटलाइज्ड है या बेस कैटलाइज्ड है, और भी हो सकता है, बाइसल्फाइड हो सकता है, ठीक है ना, OR ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट हम बहुत सारे और भी अलग अलग टाइप के देखेंगे, है ना, एसिटेट आयन हो सकता है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल अलग अलग टाइप के होकर उसके हिसाब से बहुत सारी रिएक्शंस करवाएंगे, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हमको मिलेंगे, है ना, कुछ उसमें नेम रिएक्शंस भी रहेंगी, ठीक। तो अभी के लिए इतना काफी है, आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।